मैं आई कमिंग सर। आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। ओम प्रकाश जी, आप सीकर से हैं? हाँ जी सर, सीकर से खाटू श्याम जी कस्बा है, वहां से हूँ सर। खाटू श्याम जी किस तहसील में आता है? खाटू श्याम जी दातारामगढ़ तहसील में आता है सर। दातारामगढ़ में। अभी आप स्कूल के व्याख्याता हैं, इतिहास पढ़ाते हैं आप? जी सर। अच्छा। आपने 2008 में हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस से बीए किया था। हाँ जी सर। इसके पश्चात शायद आपने बीएड किया 2009 में, हाँ जी, बीएड किया सर। और बाद में फिर आपने 2014 में इतिहास से एमए किया है हाँ जी सर। कोटा यूनिवर्सिटी से। हाँ, कोटा यूनिवर्सिटी से सर। अभी आप स्कूल में इतिहास में मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न या एंशिएंट में से क्या पढ़ाते हैं? जी सर, वर्तमान में जो राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कक्षा 11 में तो विश्व इतिहास चलता है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री। और 12th कक्षा में तीनों का ही एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन चलता है सर। आपने एमए जब किया था तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न किस में से किया था? जी सर, मेरे मिडाइवल था। ये आपने मिडाइवल जो लिया था, इसके पीछे क्या आपको मध्यकालीन भारत अच्छा लगता है? जी सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब 2011 में मैं सेकंड ग्रेड पोस्टेड हुआ, उसके बाद में मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, मेरे नहीं था। तो मैं ऐसे ही उसकी बुक्स वगैरह पढ़ना रुचि कर लगा और मुझे थोड़ा सरल लगता था मिडाइवल, क्योंकि पहली बार कर रहा था इस कारण से। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपसे सवाल करते हैं। नवीन राजस्थान नाम जी सुना सर। है आपने? हाँ जी सर, समाचार पत्र था। किसके द्वारा निकाला जाता था? सर, जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। सीकर के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, सीकर के आसपास रामनारायण चौधरी? हाँ, नीम का था ना कस्बा है सर, वहां से रामनारायण जी चौधरी थे, उनका भी इसमें योगदान रहा था सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये बताइए, क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931-33 के बीच में, कन्फर्म तो नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठाकुर देशराज जी ने सीकर में आके की थी सर। अच्छा, तो आप से कुछ और सवाल सीकर से करना चाहता हूं मैं। कटरा थल सभा सुना है आपने? कटरा थल सभा। जी सर, किशोरी देवी जी की अध्यक्षता में हुआ था ये सम्मेलन। 10,000 महिलाओं ने भागीदारी दर्ज करवाई थी अपनी। वेरी गुड। कब हुआ था ये? 25 में हुआ था सर, 1925 में। ठाकुर जो देश राज थे, सियोट के ठाकुर, हाँ हाँ। सियोट के ठाकुर, उन्होंने जाट महिलाओं के साथ थोड़ा अभद्र व्यवहार किया था। इस कारण शेखावटी क्षेत्र की जाट महिलाएं इसके विरुद्ध मोर्चाबंद हुई थी और किशोरी देवी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी सर। अच्छा, चलिए। तो फिर और सवाल करते हैं। जयसिंहपुरा हत्याकांड और कूदड़ हत्याकांड जी सर। किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये सर शेखावटी किसान आंदोलन से हैं। और कूदन हत्याकांड के ऊपर तो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, वहां भी प्रश्न उठाए गए थे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सीकर के बारे में आप ज्यादा अच्छा जानते हो, तो चलो बताओ, राजस्थान को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है? सर, राजस्थान को वीरों की भूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अपन महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौर, फिर आधुनिक काल में देखें तो पूरा का पूरा बारट परिवार और कई वीरांगनाएं भी हुई हैं। इन सब के कारण वीरों की भूमि रही है सर। और मूल रूप से इस वीरों की भूमि राजपूताना से विशेष जुड़ाव रहा है, राजस्थान के वीरों का। और न केवल राजस्थान के ही लोगों ने, बल्कि यूपी से जैसे भूप सिंह जी, विजय सिंह जी पथिक आए, अन्य जगह से भी लोग आए, यहाँ जमनालाल बजाज जैसे भामाशाह रहे। राजस्थान का सबका राजस्थान का जो इतिहास है,
अलग अलग राजवंश थे, इनका इतिहास जब कर्नल टॉड के द्वारा जो लिखा गया, तो क्या कर्नल टॉड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं क्या? हाँ जी सर, मुख्य रूप से प्रारंभिक जनक उन्हें ही कहा जाता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया जो उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने विस्तृत रूप से राजस्थान का इतिहास लिखा। और उस समय उदयपुर जो राजपूताना एजेंसी थी, उसमें पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे, और यहाँ घूम घूम करके उन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता था, इन्होंने क्योंकि ये अनुभव यात्रा। इन्होंने जो ये इतिहास कहीं बैठ करके लिखा था या कहाँ पे, या घूम घूम कर लिखा था? ये तो पता नहीं है सर मुझे, थोड़ी क्षमा चाहूंगा सर। चलो कोई बात नहीं है। राजस्थान के अनेक शासक जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जी सर। क्या इन राजपूत शासकों की ये कोई राजनीतिक चतुराई थी या फिर समर्पण था? सर समर्पण भी नहीं कह सकते, अपन इसे मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने तत्कालीन जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था, शक्तिशाली बादशाह था, वो जानते थे कि हम इससे लड़ करके इससे पार नहीं पा सकते, इसलिए जो स्वयं कुल की नीति थी अकबर की, अच्छा, उसी के तहत लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या और अकबर लड़ना चाहता था या मित्रता ही करना चाहता था? सर अकबर का प्रारंभिक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं से मित्रता के माध्यम से ही संबंध स्थापित करना था। इसके लिए उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कुछ राज्यों से संधि की, लेकिन जो मेवाड़ रियासत थी उसके लिए भी 4 दूत भेजे थे, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग थे, तो उनके साथ युद्ध करना पड़ा सर। मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने नाम के आगे राणा और महाराणा लगाते हैं। जी सर। उसी प्रकार मारवाड़ के शासक महाराजा लगाते हैं, जी और सर। जयपुर के कुछ शासक मिर्जा और सवाई लगाते हैं। जी सर। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और व्याख्याता भी हैं, पढ़ाते हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सर मेवाड़ जो राजवंश था, बप्पा रावल के समय, बप्पा रावल से भी पहले गुहिल के समय जिन्हें संस्थापक माना जाता है, उस समय रावल शाह का प्रारंभ हुई। तो बप्पा रावल से लेकर के हमीरदेव सिसोदिया से पहले तक ये लोग रावल शाखा के होने के कारण रावल लगाते थे। अच्छा, उसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो रावल शाखा एक तरह से समाप्त हो गई, और उसी शाखा के व्यक्ति हमीरदेव सिसोदिया जी ने अपना नवीन राज्य प्रारंभ किया। उसके बाद में राणा लगाने लग गए थे सर ये। अच्छा। और जो चलिए, मारवाड़ के शासक, ये बता दीजिए, मिर्जा और सवाई की उपाधि किस किस के सर द्वारा ये दी गई थी? मुगल शासकों द्वारा दी गई थी। मिर्जा की उपाधि तो जो जयसिंह प्रथम थे, हाँ, उन्हें जहांगीर के द्वारा दी गई थी, और उनसे सवाया थे जो सवाई जयसिंह जी, तो उनकी वीरता के कारण, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि दी थी सर। अच्छा, मिर्जा की उपाधि आप कंफर्म है जहांगीर के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा? सर कंफर्म तो नहीं हूं। अच्छा अच्छा, चलिए एक सवाल और करते हैं आपसे। इतिहास में कितने ऐसे शासक हुए हैं जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे? सर सबसे पहले तो प्राचीन काल में चले तो वहां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। बिल्कुल। फिर मध्य मुगल काल में आए, हाँ तो हाँ। अकबर के दरबार में रहे। हम्म। और एक जो मालवा के शासक थे विक्रमादित्य, उनके दरबार में भी थे सर, स्पष्ट याद नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ हाँ, आपने आवाज है। ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में किया होगा, जी आपका सर। इसमें इंटरेस्ट है? हाँ है सर, उस समय भी था, अब भी है, अब भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जी सर। ये क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर? सर ये तो याद नहीं है सर, स्मरण नहीं कर पा रहा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा सर मैं। पॉलिटिकल साइंस,
इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीन में से कौन सा और सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं एसएसटी में? इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। हाँ अच्छा, जी ये सर। बताइए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता एडम स्मिथ को कहा जाता है सर। है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हाँ, ने कोई बुक लिखी थी? द वेल्थ ऑफ द नेशन थी सर उनकी बुक। वेल्थ ऑफ नेशन। वेरी गुड। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? सर उपयोगितावाद का सिद्धांत दो विचारक हुए थे, एक तो जेम्स मिल थे और एक बेंथम थे, उनका पढ़ने में आता सर। उपयोगितावाद को थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, क्या है उपयोगितावाद? उपयोगितावाद के अनुसार सर यह विचारधारा प्रचलित है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए। राज्य को ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं और ऐसी नीतियां क्रियान्वित करनी चाहिए जिससे समाज के कमजोर तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक सब उसकी योजनाओं का लाभ उठा सके। सबसे प्राचीन भारतीय जो विद्वान जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, उनके बारे में बताएंगे, कौन थे? कौटिल्य थे सर। कौटिल्य थे। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है सर, 15 अभिकरण है उसमें। अच्छा, 15 अधिकरण है। वेरी गुड। हाँ ये बताइए कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिल चुका सर, दो व्यक्तियों का तो मैं नाम स्मरण कर पा रहा हूँ सर। एक तो अमर्त्य सेन है है? और एक मूल रूप से भारतीय थे लेकिन अभी भारत में नहीं है, अभिजीत बनर्जी, जिन्हें पिछले साल ही मिला था। वेरी गुड। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जानते हैं? सॉरी सर, नाम तो सुना है लेकिन कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिला सर। अच्छा, पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये बताइए, इस समय इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? सर इस पहले के जो दो क्वार्टर आए थे उनमें एक में -23.9% थी, फिर -7.5% रही और फिर 0.1 या ऐसे कुछ प्लस में आ गई थी सर। जैसे जीडीपी देखा जाता है तो उसमें बेसिकली तीन सेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो जी ऐसा सर। कौन सा सेक्टर रहा है जिसकी जो डेवलपमेंट रेट है वो निगेटिव नहीं हुई? कृषि क्षेत्र सा सर, जिसमें 4% की ग्रोथ रेट अर्जित की है भारत ने। 4%। कृषि क्षेत्र में भारत के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है? लगभग सर 50% है। और भारत के जीडीपी में इसका योगदान कितना है? भारत के जीडीपी में योगदान सर, पूरा तो कन्फर्म तो नहीं हूं लेकिन अराउंड 20 के लगभग होगा सर। सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है भारत की जीडीपी? सेवा क्षेत्र का सर, सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर। वेरी गुड। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सर भारत की प्रति व्यक्ति आय 90,000 प्लस है सर, कन्फर्म नहीं, 92,000 समथिंग कुछ। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपको पता है? राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 79,000 के लगभग है सर। 79,000 के लगभग। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रो अप कौन सा सेक्टर किया है? प्राइमरी सेक्टर किया है, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर? तो राजस्थान में भी सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का ही है सर। ठीक है। हाँ जी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप हिस्ट्री के लेक्चरर हैं। आप मुझे ये बताइए कि हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित थे और पर्यावरण को बचाने के लिए थे? 4 के नाम बताइए कि मैडम, एक तो चिपको आंदोलन के बारे में जो सुंदरलाल जी बहुगुणा ने चलाया था, उसका उल्लेख करते हैं। फिर राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है खेजड़ी आंदोलन, अमृता देवी वाला, ये दो याद कर पा रहा हूँ। ये दोनों आंदोलन जो आपने मुझे बोले अभी, चिपको आंदोलन और खिचड़ी आंदोलन, ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? मैडम, चिपको आंदोलन तो गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चलाया था और खेजड़ी आंदोलन 18वीं शताब्दी में अभय सिंह के समय अमृता देवी के साथ 363 महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष से चिपक करके अवैध जो कटाई की जा रही थी वृक्षों की, उसको रोकने के लिए किया था मैडम। आप 11th और 12th को पढ़ाते हैं, हाँ जी आपको मैडम। किस तरह के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों में परिवर्तन नजर आ रहे हैं
जो उनको फ्यूचर बनाने में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और आप किस प्रकार एक टीचर होने के नाते उसको सुधारना चाहेंगे, क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे उन विद्यार्थियों में? मैडम, जो मैंने एज ए टीचर के रूप में मुख्य परिवर्तन देखा है विद्यार्थियों में, वो उनका दोष भी नहीं कहा जा सकता, परिस्थितियों का दोष है कि जब से सोशल मीडिया का यूज सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रारंभ किया है, उसके बाद में विद्यार्थी अपना ज्यादातर समय, जिन कुछ विद्यार्थियों के संपर्क में हूँ, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा बिताने लग गए हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों की फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती है, उनकी पोस्टें देखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का यूज हो, लेकिन ये बेनिफिशियल रूप से होना चाहिए। जैसे टीचर्स की क्लासें वगैरह वो ले सकें, कुछ नया इनोवेशन कर सकें सोशल मीडिया के माध्यम से, और इंटरनेट के माध्यम से नवीन सामग्री वगैरह पढ़ सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभिभावक और शिक्षक दोनों को ही जागरूक होकर के विद्यार्थियों को इसके बारे में गाइड करना चाहिए। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप कोई ऐसे 2 परिवर्तन करिए इतिहास में, तो कि वो और उसका सुधार हो इतिहास का, तो आप क्या 2 परिवर्तन लाना चाहेंगे, क्या 2 नवीन चीजें ऐड करना चाहेंगे सिलेबस में? सिलेबस में मैडम, जी। एक तो मैं ये चाहूंगा कि जो भारतीय इतिहास से संबंधित पाठ्य पुस्तक है, उसमें पोस्ट मॉडर्न इंडिया को भी सम्मिलित किया जाए पर्याप्त रूप से मैडम। थोड़ा समसामयिक बनाने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि इतिहास जो लेखन हुआ है उसका पुनर्लेखन करके थोड़ा नवीन जो खोजें वगैरह हुई हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। क्या आप कभी कोई किताब लिखने की सोचते हैं फ्यूचर में, जिसमें इस तरीके की चीजें जो आपने मुझे बताई वो सम्मिलित होंगी? मैडम, संग्रह तो कर रखा है बुक्स वगैरह का, लगभग 400-500 हिस्ट्री की बुक्स खरीद रखी हैं मैंने, और भविष्य में कोशिश भी है, लेकिन फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। तो फिर अगर आप एसडीएम बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, तो आप इस प्रकार की योजनाएं कैसे पूरी कर पाएंगे, कि अगर आपको लगता है कि सिलेबस में चेंज होना चाहिए लेकिन आप खुद इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है, आप व्याख्याता हैं और आप इंडिया का फ्यूचर इंप्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी तरफ से क्या कदम उठा रहे हैं बीइंग अ मैडम, प्रोफेसर? जब भी मुझे मौका मिलता है तो मेरे पास जो लगभग 150 के लगभग विद्यार्थी हैं, मैं उनको सिलेबस से हट करके भी कुछ इतिहास की चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ नई बुक्स वगैरह सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि इससे इतिहास के प्रति नवीन धारणा विकसित हो सके। ये सब मेरे स्तर पे करता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू। आपने अपने फॉर्म में सबसे पहले आरएस भरा है, इसके बाद में आरपीएस। जी सर। और क्रम के अनुसार फिर अकाउंट्स आता है, लेकिन आपने अकाउंट्स चौथे नंबर पे भरा है और तीसरे पर तहसीलदार। सर, इसके पीछे जो सच्ची बात यह है कि मैंने एक दो अपने जो सीनियर्स थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जो अकाउंट्स है वो ऑफिस जॉब है, आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, जबकि आरटीएस ऐसी एलाइड सर्विसेज है लेकिन पब्लिक डीलिंग का पर्याप्त स्कोप रहता है उसमें। आप जनता से जुड़े रहने वाले महकमे में नौकरी करना चाहते हैं? जी सर, प्रयास तो यही है। चलिए, तो आप ये बताइए, एसडीएम और एसडीओ बोलते हैं ना अपन इस तरह से, एसडीएम और एसडीओ दोनों में अंतर क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है सर, जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, मतलब कानून व्यवस्था वगैरह का दायित्व जब उसके ऊपर होता है तब वह एज एसडीएम होता है, और जब सरकारी योजनाएं विकास के कार्य वगैरह करने के लिए जब वो दायित्व निर्वहन करता है तब एसडीओ के रूप में होता है, सब डिवीजन ऑफिसर के। ये और बता दीजिए, डीटीओ और डीएसओ, इन दोनों के कार्य क्या क्या हैं? सॉरी सर, मैंने ये पता नहीं, कभी सुना नहीं सर। ध्यान नहीं दिया? डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डीटीओ और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। जी सर, धन्यवाद। चलिए, तो वीडियो के काम ध्यान में है आपको? आपने 5वें नंबर पर भर रखा है वीडियो।
हाँ जी सर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जो मुख्य रूप से जो उसके अंडर में जो ग्राम सचिव होते हैं उनके माध्यम से ग्राम पंचायत जो ब्लॉक के अंडर में आती हैं उनमें विभिन्न विकास योजनाएं जैसे नरेगा की मॉनिटरिंग वगैरह है, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है, ये सब कार्य और अन्य विकास के कार्य वीडियो के माध्यम से संपादित किए जाते हैं सर। चलिए, एक सवाल मैं आपसे इस तरह से पूछ रहा हूँ कि यदि बाल विवाह होते रहें, जी सर। मेरे हिसाब से दहेज प्रथा कम रहती है बाल विवाह में। जी सर। हम एजुकेशन पूरा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी सर्विस ले लेते हैं, उसके बाद में दहेज की मांग बढ़ जाती है। जी सर। तो बाल विवाह होते रहने चाहिए यदि दहेज को समाप्त करना है तो। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाल विवाह किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह की अनुमति नहीं होनी चाहिए सर। तो फिर आप मुझे दो ऐसे कारण बताइए जिससे दहेज प्रथा खत्म की जा सके। सबसे पहला काम तो ये है सर कि ऐसे कुछ जो मूल रूप से ये देखने को आता है, समाज की सच्चाई भी यही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब में लगता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे ऑफर वगैरह आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि तो लड़का और उसके परिवार वाले समाज में ऐसे उदाहरण पेश करें दहेज के लिए मनाही करके, और उनका पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। एक तो ये काम किया जा सकता है सर, और दूसरा तो माध्यम सर एजुकेशन ही है। अच्छा, तो दहेज प्रथा ये एक रीति है या कुरीति है? सर रीति नहीं कह सकते, कुरीति ही है, क्योंकि है। इससे समाज में देखा देखी होकर के कई परिवार आर्थिक रूप से विकलांग हो जाते हैं सर। चलिए ओम प्रकाश जी, आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना। जी सर। तो इस समय आईपीएल में कितनी टीम भाग ले रही थी? इस समय सर आईपीएल में 8 टीमें थी। और पिछले आईपीएल में? पिछले में भी आईपीएल में 8 ही थी सर। इससे पहले एक आईपीएल में 10 टीमें खेली थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा सर वो कौन सा। अच्छा, चलो तो ये बताओ कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है अभी? जी, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान है, भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान है सौरव गांगुली। अच्छा, और मुझे थोड़ा सा ये और बताइए कि भारत में 5 स्टेडियम, जी सर, ऐसे स्टेडियम जहां अच्छे मैच होते हैं, कुछ नाम बताइए 5 स्टेडियमों के। जी, पहला स्टेडियम तो गुजरात में अभी माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे नाम रखा गया है, जो पहले वल्लभ भाई स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम। अच्छा। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, वानखेड़े मुंबई, एक चेपक स्टेडियम है सर, और एक चेन्नई का भी है, याद नहीं कर पा रहा सर प्रॉपर नाम। अच्छा, अरब कंट्रीज में कोई ऐसी जगह है जहां क्रिकेट खेला जाता है? जी सर, पिछला आईपीएल यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, और अभी मांग की जा रही थी कि अगर यह आईपीएल वहां आयोजित होता तो शायद बायो बबल के माध्यम से संक्रमित नहीं होते। वहां बायो बबल। अभी आईपीएल में कोई ऐसा विदेशी खिलाड़ी है जिसने कोरोना संकट के समय भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, आर्थिक अनुदान दिया? सर पैट कमिंग्स हैं, जिन्होंने एक वो दी थी, क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा सर, लगभग लाखों में, कई लाखों में थी उसकी कीमत सर। चलो एक लास्ट सवाल और पूछ रहे हैं आपसे। आईपीएल जो अभी अचानक रद्द हो गया, कितने मैच हो चुके थे, कितने बाकी हैं अभी? जी सर, 31 मैच हो चुके थे, और हर टीम को 14 मैच खेलने होते हैं, कुल 8 टीमें। इस प्रकार से मैं अगर गुना कर पाऊंगा तो टोटल निकाल पाऊंगा सर। अच्छा, तो ये बता दीजिए अंत में कि रद्द होने से सर्वाधिक नुकसान किसको होगा? सर नुकसान तो क्या, ये वाजिब कदम है जो उठाया जाना चाहिए था। आर्थिक नुकसान देख सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा स्वास्थ्य का फायदा होगा सर। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूं तो वास्तव में आईपीएल का आयोजन इस समय नहीं किया जाना चाहिए था सर। चलिए क्रिकेट का एक लास्ट सवाल और बता दीजिए, लेग बाई और गुगली। जी सर। क्या है? गुगली स्पिन बॉल होती है सर।
हाँ जो हाथ को पीछे करके रिस्ट के माध्यम से रिस्ट को मोड़ते हुए डाली जाती है, और लेग बाई के रन होते हैं सर। गुगली का भारत का बैट प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? ये अनिल कुंबले ने खूब गुगली फेंकी थी सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।